Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vanijay Guru. My name is Pranita and I am assistant professor, also UGC NET qualified in commerce. आज हम करेंगे theories of international trade का पार्ट 1 जिसमें हम कुछ theories को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो theories रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये जो theories हैं आपके यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस से हम कवर करेंगे। चलिए, तो जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो हम ट्रेड करते हैं, देखो जब हम विद इन नेशनल बाउंड्रीज ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं हमारे बिजनेस यूनिट्स, तो वो नेशनल ट्रेड होता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं, जब हम फॉरेन कंट्रीज से परचेज करने लगते हैं मटेरियल को और उन्हें सेल करने लगते हैं, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है। और उसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज जो है अलग अलग पर्सन ने दी है। तो उन थ्योरीज को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, क्लासिकल और मॉडर्न। जो क्लासिकल थ्योरीज हैं वो कंट्री बेस्ड हैं और जो मॉडर्न थ्योरीज हैं वो फर्म बेस्ड क्लासिफाई की गई हैं। आज हम जो है सिर्फ क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें मर्केंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज और हेक्टर्स ऑर्डर की थ्योरी है। हमारी फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। ये सबसे पुरानी थ्योरी है, सबसे ओल्ड थ्योरी है। और ये कब आई थी? हमारी 16th और 18th सेंचुरी के बीच में ये थ्योरी हमारी आई थी। देखो, इस थ्योरी में क्या होता है कि एक नेशन है, उसकी वेल्थ, उसकी पावर किस चीज़ से डिटरमाइन होती थी कि उसके पास कितना गोल्ड है, कितना उसके पास सिल्वर है। एक कंट्री उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वेल्दी समझी जाती थी जितने ज़्यादा उसके पास गोल्ड और सिल्वर होता था। ठीक है, वहाँ पर क्या होता था, तब उस टाइम पे ये माना जाता था कि नेशंस को बस वेल्थ इकट्ठा करना है जितना ज़्यादा। और वो कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करके और कम से कम इम्पोर्ट्स करके। अगर कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी और कम से कम इम्पोर्ट करेगी तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेट होगी, क्योंकि उस टाइम पे करेंसी नहीं थी, गोल्ड एंड सिल्वर में ही डीलिंग होती थी अदर नेशंस के साथ। अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ही जो है आप मेजर करते थे किसी भी कंट्री की वेल्थ को और उसकी पावर को। इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म क्या कहना चाहती थी कि हमें ना दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट तो हम नहीं करेंगे लेकिन हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब आप सोचो कि दूसरी कंट्रीज क्यों क्यों नहीं क्यों अपने पास से वो भी तो एक्सपोर्ट करना चाहती है। आप कैसे उनसे इंपोर्ट रोक के सिर्फ उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हो? अगर दो कंट्रीज हैं तो उसमें एक कंट्री को अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो भी कुछ ना कुछ चाहेगी ना कि वो भी कुछ एक्सपोर्ट करे। वो क्या रीज़न हो सकता है कि वो इंपोर्ट आपको प्रोवाइड करा रही है और एक्सपोर्ट वो कर नहीं रही है? तो उसके पीछे का रीज़न है मर्केंटिलिज्म थ्योरी में, वो हम पढ़ेंगे। जो बेसिक मोटो होता है इस थ्योरी का वो है कि हमें ज़ीरो सम सिचुएशन क्रिएट करनी है। ज़ीरो सम सिचुएशन क्या होती है? जहाँ पर एक कंट्री का जो है प्रॉफिट होगा और दूसरी कंट्री का क्या होगा? लॉस होगा। ये मैंडेटरी है कि एक कंट्री गेन करेगी और दूसरी कंट्री लॉस करेगी। हमें एक फेवरेबल बैलेंस इन ट्रेड क्रिएट करना है। एक फेवरेबल बैलेंस ट्रेड में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? जब आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे और आपके इम्पोर्ट्स क्या होंगे? कम होंगे। तभी आपका BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो है फेवरेबल होगा। क्या होगा? फेवरेबल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मर्केंटिलिज्म थ्योरी वर्क कैसे करती है। कैसे ये पॉसिबल है कि आप एक्सपोर्ट्स तो ज़्यादा करो और इम्पोर्ट्स जो है कम करोगे? देखो, ये एक कंट्री है, मदर कंट्री है। इसका मोटो है कि इसे जो है वेल्दी और पावर ज़्यादा लेनी है, तो उसके लिए इसको गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा होने चाहिए इसके पास। अब वो कैसे होंगे? एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगी और इम्पोर्ट कम करेगी। तो इसने क्या किया, यहाँ से इन दो कंट्रीज से इसने डीलिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये मदर कंट्री थी, इसके पास पावर स्टार्टिंग में ही ज़्यादा थी, इसने कुछ करके इन दोनों के बीच में ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करवा दिया, बैन करवा दिया कि ये दोनों कंट्री आपस में ट्रेड नहीं कर सकती। तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगी? ये वाली कंट्री उठाएगी। अब ये कॉलोनी ए से क्या करेगा? कम प्राइसेस पे इंपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल को और फिनिश गुड्स को हाई प्राइसेस पे से सेल कर देगा। सिमिलर तरीके से यहाँ से भी करेगा, कम प्राइसेस पे इंपोर्ट करेगा और हाई प्राइसेस पे फिनिश्ड गुड्स को सेल कर देगा। तो जब ये एक्सपोर्ट हाई प्राइसेस पे करेगा तो इसके पास क्या इकट्ठे हो जाएंगे? गोल्ड हो जाएंगे, सिल्वर, अदर मेटल करेंसीज हो जाएंगी।
तो ये जब ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर आएगा तो वो ज़्यादा वेल्दी और पावरफुल कंट्री समझी जाएगी। तो दिस इज हाउ मर्केंटिलिज्म थ्योरी वर्क्स। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं, हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की थी फेवरेबल कि बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होता है, जब एक्सपोर्ट्स आपके ज़्यादा होते हैं इम्पोर्ट्स से। तो देखो जब कोई कंट्री मोर एक्सपोर्ट्स करेगी और फ्यूअर इम्पोर्ट्स करेगी तो उसका जो है ट्रेजर कैसे गोल्ड एंड सिल्वर से फुल हो गया। तो ये यहाँ पे लिखा है कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगी, कॉलोनीज को सेल करेगी और इनसे ये सब ले लेगी। वही डायग्राम है, इसको और ज़्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड के फॉर्म में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो ये थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी एडम स्मिथ ने। उन्होंने एक बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है इसमें कि किसने जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी थी। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक साइड में थ्योरीज के नाम दिए जाएंगे और एक साइड में उनके फाउंडर के, उनके ऑथर्स के नाम दिए जाएंगे। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी थ्योरी किस पर्सन ने दी थी। और या फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये वाली थ्योरी किस बुक में डिस्क्राइब की थी एडम स्मिथ ने। तो वेल्थ ऑफ नेशन वाले आपने नाम याद रखना है, अगर आप पूरा नहीं रख सकते तो वेल्थ ऑफ नेशन तो जरूर रखना है, 1776 में दी थी। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ ने दी थी अपनी इस वाली बुक में। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या होता है, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कॉस्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, कॉस्ट, कि आपको कॉस्ट का एडवांटेज होना चाहिए आप जब कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। सपोज दो कंट्री हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडिया है और यूएसए है। ठीक है, इंडिया है और यूएसए है और हम बात करते हैं वीट, गेहूं की और राइस की। अब इंडिया जो है, इंडिया को इसमें जो है कॉस्ट कम आता है एज कंपेयर टू यूएसए, और यूएसए को कॉस्ट राइस प्रोड्यूस करने में कम आता है एज कंपेयर टू इंडिया। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया वैसे तो वीट भी प्रोड्यूस कर रही है बट राइस भी करती है, और यूएसए भी दोनों ही चीजें प्रोड्यूस करता है, बट कॉस्ट एडवांटेज या एब्सोल्यूट एडवांटेज इंडिया को एज कंपेयर टू यूएसए वीट में है और यूएसए को राइस में। तो क्या करेंगे, इंडिया इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा और एक्सपोर्ट कर देगा इसको यूएसए को, और यूएसए क्या करेगा, राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा और एक्सपोर्ट कर देगा इंडिया को। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इंडिया को वीट भी सस्ता पड़ गया, उसने एक्सपोर्ट भी कर दिया और राइस से कम प्राइस में मिल गई, और यूएसए को क्या बेनिफिट हुआ, राइस एक्सपोर्ट भी कर पाया और वीट कम प्राइस में मिल गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही ट्रेडिंग पार्टनर्स को क्या हुआ, कॉस्ट का बेनिफिट हुआ। लेकिन जो पहले वाली थ्योरी थी मर्केंटिलिज्म थ्योरी, वहाँ पर एक पार्टनर का गेन होता था तो दूसरे का लॉस होना मैंडेटरी था, वहाँ पे जीरो सम गेम था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ दोनों को ही फायदा होगा। और जो नेशन होता है, यहाँ पर जिसको कम कॉस्ट पड़ती है जिस भी प्रोडक्ट में, वो उसी का ही प्रोडक्शन ज़्यादा करता है और उसी को ही स्पेशलाइजेशन करके अपनी सेल करता है। ठीक है, तो ये हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। दूसरा इसमें एक और चीज है कि आपने मर्केंटिलिज्म थ्योरी में कंट्री की वेल्थ को कैसे मेजर किया था, गोल्ड एंड सिल्वर के टर्म्स में। लेकिन ये वाली थ्योरी गोल्ड एंड सिल्वर के टर्म्स में किसी कंट्री की वेल्थ एंड पावर को मेजर नहीं करती है, बल्कि उसकी स्पेशलाइजेशन किस प्रोडक्ट में है, किस में उसकी कॉस्ट कम आती है, उसमें डील करती है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इसे देख लीजिएगा ये समझाने के लिए, जो मैंने बताया उस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे ए को यहाँ पर कॉमोडिटी है, तो यहाँ पर एक लेवल लगा के वो 20 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस करती है और बी जो है 20 यूनिट वाई के प्रोड्यूस कर रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अगर ए जो है अपनी सारे रिसोर्सेज इसी में प्रोड्यूस करने में लगा देगी तो 40 यूनिट्स बनाएगी। आप समझ रहे हो, ए जो है अपनी लेबर लगाती है और एक्स के इतने और वाई के इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। अगर वो वाई की जगह सिर्फ एक्स को प्रोड्यूस करेगी तो उसे 20 + 20 कॉमोडिटी एक्स में डबल बेनिफिट होगा, और अगर बी एक्स की जगह वाई को प्रोड्यूस करेगी तो वो भी 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगी। तो इसका मतलब है कि ए को एक्स यूनिट प्रोड्यूस करनी चाहिए और बी कंट्री को वाई कॉमोडिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट कॉस्ट का एडवांटेज यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। इस थ्योरी को किसने दिया था, डेविड रिकार्डो ने। नाम याद रखना है, किसने दिया था, डेविड रिकार्डो ने।
उनकी एक बुक थी द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1870 में उन्होंने ये दी थी। डेविड रिकार्डो इस थ्योरी में क्या कहते हैं कि अगर आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है कॉस्ट का, अगर आपको किसी एक प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, जैसे उस क्वेश्चन में देखा कि इंडिया को वीट में एडवांटेज था और यूएसए को राइस में एडवांटेज था, पर अगर ऐसी सिचुएशन है ही नहीं तब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बताती है। यहाँ पर क्या अलग चीज होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग होती है यहाँ पे, कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कम आ रही है तो भी आप जो है इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। कैसे, जैसे दो कंट्री हैं, ठीक है, अगर एक कंट्री है और उसको एक्स प्रोडक्ट में भी बेनिफिट है और वाई में भी, मतलब उसका एक्स में कॉस्ट कम आता है और वाई में भी कॉस्ट कम आता है, सेकेंड कंट्री को ये भी एक्सपेंसिव पड़ता है और ये भी एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इस सिचुएशन में क्योंकि एब्सोल्यूट एडवांटेज तो है ही नहीं यहाँ पे किसी एक कंट्री को कि इसको तो दोनों में ही है और इसको तो किसी एक में मिले, तो ये क्या एक्सपोर्ट करेगी, तो क्या सिर्फ ये इम्पोर्ट करेगी, नहीं, हमें तो दोनों के ही बेनिफिट की बात करनी है। तो डेविड रिकार्डो ने एक थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट, कि अगर आप एक चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो किसमें आपको सेक्रीफाइस कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सेक्रीफाइस करने की कॉस्ट होती है, अगर आप एक चीज छोड़कर दूसरी पे जा रहे हो तो वो चीज छोड़ने की आपकी जो कॉस्ट है वो सेक्रीफाइसिंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सपोज वन, ये फर्स्ट कंट्री है, एक्स और वाई दोनों में ही बेनिफिट है, बट एक्सपोर्ट ये एक ही करेगा और दूसरा ही क्या करेगा, इम्पोर्ट। तो अब देखना ये है कि इन दोनों कंट्रीज में एक्स प्रोडक्ट में किसकी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर एक्स को ये वाला प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट सॉरी इंपोर्ट करने में, अगर ये वाला प्रोडक्ट ये सेकंड कंट्री से इंपोर्ट कर लेता है, ये इंपोर्ट कर लेता है तो कॉस्ट कुछ आएगी, ठीक है, और ये वाला इंपोर्ट करता है तो भी कुछ कॉस्ट आएगी, तो जिसमें उसकी कॉस्ट कम आएगी वो वाला जो है प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेगा। कहने का मतलब है सेक्रीफाइस करने की जो कॉस्ट है, एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करेगा वो एक्स या वाई में से एक प्रोडक्ट को उसे क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन वो कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसे वो सेक्रीफाइस करेगा, क्वेश्चन ये है। तो वो वाला प्रोडक्ट सेक्रीफाइस करेगा जिसमें उसकी सेक्रीफाइसिंग यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। देखो, a country has a comparative advantage in producing a good if the opportunity cost of producing that good in terms of other goods, कि उस गुड को प्रोड्यूस करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दूसरे के मुकाबले वो कम आ रही है इन दैट कंट्री कंपेयर टू अदर कंट्रीज के मुकाबले, जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आएगी आप उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज आपको हो जाएगा, आप उसे ही एक्सपोर्ट करोगे। कंपैरेटिव एडवांटेज किस पे फोकस करता है, रिलेटिव प्रोडक्टिविटी पे, जबकि एब्सोल्यूट एडवांटेज में हमने एब्सोल्यूट कॉस्ट पे, एब्सोल्यूट प्रोडक्टिविटी पे बात की। तो अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि दो प्रोडक्ट में से जो सा उन्हें ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, वो मान लो कंट्री ए को ये वाला ज़्यादा सस्ता पड़ता है तो कंट्री ए ये वाला प्रोड्यूस करेगी, और कंट्री बी को तो देखो किसी में भी एडवांटेज नहीं है, बट ये वाला अगर वो प्रोड्यूस करेगी तो इन दोनों में से ये वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है, ये वाला ज़्यादा महंगा पड़ता है प्रोडक्शन करना, तो ये वाला कम पड़ रहा है तो ये वाला प्रोड्यूस करेगी ज़्यादा और एक्सपोर्ट कर देगी बी वाली कंट्री ए को, और ये वाला कर देंगे इसको। नेक्स्ट थ्योरी है इंडाउमेंट थ्योरी, किसने दी थी, हैकर्स ओलिन ने दी थी। हैकर्स एंड ओलिन दो पर्सन हैं, एली हैकर्स एंड बर्टी ओलिन, इसलिए इसे हैकर्स एंड ओलिन मॉडल भी कहते हैं, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी किसी भी नाम से ये आ जाता है, एचओ थ्योरी भी इसे हम बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी नेशन है वो कौन सी कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगा, जिसकी प्रोडक्शन में नेशन के अबंडेंट एंड चीप रिसोर्सेज का यूज होगा। देखो, अगर कंट्री ए है, ये वो वाले प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करेगी और वो वाले ही प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करेगी जिनमें रिसोर्सेज जो लगेंगे, रिसोर्सेज मानी जो रॉ मटेरियल जो यूज होगा वो वाला यूज होगा जो उनके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, अवेलेबल है और सस्ता भी पड़ता है, बहुत सारा अवेलेबल भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, चीप रिसोर्सेज हैं, तो कंट्री उसी का ही प्रोडक्शन करेगी और उसी को ही एक्सपोर्ट करेगी।
कंट्री बी कौन से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी, जो उसे सस्ते पड़ेंगे, जो रिसोर्सेज उसके पास बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे मान लो एक कंट्री है, उसके पास लेबर बहुत अवेलेबल है, लेबर बहुत सस्ती पड़ती है। इंडिया है, इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारी लेबर अवेलेबल है, तो वो कौन से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी, जहाँ पर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को बनाएगी, जहाँ पर लेबर का यूज होता है उन्हें प्रोड्यूस करने में। और यूएसए है, वहाँ पर बहुत टेक्निकल डेवलपमेंट हो चुका है, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरीज का वो यूज करते हैं प्रोडक्शन में, तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बनाएगी। ठीक है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे मोबाइल फोन हो गए, ऑटोमोबाइल्स, कार हो गए, तो वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बना के यहाँ पर सेल करेगी। और ये जैसे शुगर केन से आपका चीनी बन रही है, मसाले बन रहे हैं, हैंडमेड वर्क हो रहा है, जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लेबर वाली यूएसए को एक्सपोर्ट करेंगे। तो जहाँ पर अबेंडेंट और इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज जिसके पास जो होंगे, वो वही जो है नेशन वैसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा और वैसी कमोडिटीज को सेल करेगा। कुछ एजम्पशंस हैं यहाँ पर, दो कंट्रीज हम मान के चलते हैं, दो कमोडिटीज हम यहाँ पर मान के चलेंगे। जो रिलेटिव प्राइस है लेबर का और कैपिटल का दोनों कंट्रीज में डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर लेबर सस्ती है, यहाँ पर लेबर महंगी है, यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स सस्ते हैं, यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स महंगे पड़ते हैं। ठीक है, for producing each of two commodities require different proportion of labor and capital। हमें अलग अलग proportion labor और capital का चाहिएगा दोनों ही commodities को बनाने के लिए। इसके यहाँ पे जो commodity बन रही है उसे बनाने के लिए अलग labor capital चाहिए और इसको बनाने के लिए अलग labor capital चाहिए। यहाँ पर constant returns to scale हम मान करके चलते हैं दोनों ही commodities के लिए कि जो returns आएंगे हमारे वो constant हैं। नेक्स्ट ये कहना चाहता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो मूव नहीं कर सकते कंट्री में। एक लेबर दूसरी कंट्री में नहीं जा सकती और इधर की कैपिटल इधर वाली कंट्री में नहीं आ सकती। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लेबर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब एक दूसरे से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। ठीक है, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम यहाँ पे मान के चलते हैं, लेबर और कैपिटल। ठीक है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फुली एम्प्लॉयड है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, कोई करेंसी में चेंजेस नहीं होंगे, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई फॉरेन ट्रेड के, टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इंडिया का और यूएसए का। इसी तरीके से चाइना और इंडिया है, उनके पास लेबर है, लार्ज पूल है लेबर का, तो इस तरीके के प्रोडक्ट बनाएंगे लेबर इंटेंसिव, जैसे टेक्सटाइल गारमेंट्स, और यूएसए जो है टेक्निकल वाले प्रोडक्ट्स बनाएगा। नेक्स्ट है जॉन्टिव पैराडॉक्स। ये कंसेप्ट है जो हैकर्स ऑलिन में पूछ किया जाता है कई बार। ये जो है हैकर्स ऑलिन का अपोजिट है। हमने कहा कि जो यूएसए है वो कैपिटल वाले गुड्स प्रोड्यूस करेगा और इंडिया जो है लेबर वाले प्रोड्यूस करेगा। बट लियोन्टिव पैराडॉक्स एक पैराडॉक्स था जिसमें जो है ये प्रूव कर दिया गया कि यूएसए भी जो है कैपिटल वाले प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट भी कर सकता है, उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकता है। इवन उसके पास कैपिटल वाले जो है प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, कैपिटल इंटेंसिव उसके पास है चीज़ें अवेलेबल, उसके पास रॉ मटेरियल कैपिटल वाले अवेलेबल है, तब भी वो लेबर वाले प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा था। ऐसा एक्चुअल में हुआ। तो ये पर्सन था वेस्ली लियोन्टिफ जिसने इस पैराडॉक्स को प्रूव कर दिया। एम्पेरिकल टेस्ट हुआ और इस पे एचओ थ्योरी की वैलिडिटी पे इसने क्वेश्चंस उठाए थे कि ये जो थ्योरी है एचओ वाली थ्योरी ये गलत है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इवन यूएसए भी जो है लेबर वाले प्रोडक्ट सेल कर सकता है और इंडिया भी कैपिटल वाले प्रोडक्ट्स को चीप प्राइसेस पे सेल कर सकता है। दैट्स इट। ये सारी थ्योरीज थी आपकी जो जो हमारे क्लासिकल में कवर अप करेंगे हम, और ये सारे नेक्स्ट जो है मॉडर्न थ्योरीज हम नेक्स्ट वाले पार्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैनेजमेंट से है, कॉमर्स से है, वो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।